तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। आज हम आपको बताएंगे प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर क्रिटिकल पाथ क्या होता है, स्लैक्स क्या होते हैं, फ्री स्लैक, टोटल स्लैक, और जो क्रिटिकल पाथ होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एमएसपी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या क्या रिलेशनशिप्स होते हैं, ये सब हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज का ये टॉपिक हमारा काफी लंबा जाने वाला है क्योंकि मैं आपको इसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही चीजें पढ़ाऊंगा। तो आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये पूरा वीडियो देखें, क्योंकि अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आई गारंटी कि आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में, क्रिटिकल पाथ के बारे में, स्लैक्स क्या होते हैं, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टास्क से। तो आप सब लोग जानते हैं टास्क क्या होता है। टास्क इज एन एक्टिविटी परफॉर्म टू अचीव द रिक्वायर्ड वर्क। कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाए किसी भी रिक्वायर्ड काम को अचीव करने के लिए, वो हम टास्क होता है। तो बेसिकली अगर मैं एमएसपी के लिए बात करूं तो ये एमएसपी की शीट आप सामने देख रहे हैं। तो इसमें मैंने एक स्नैपशॉट डाला हुआ है। तो अगर आप देखिए, ये मैंने एक एमएसपी की शीट बनाई हुई है एंड यहाँ पर ये जो मेरे टास्क नेम आप देख रहे हैं, तो सिविल वर्क मेरा एक ग्रुप है, उसके अंदर ए बी सी डी ई ये 5 टास्क हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली टास्क हमारी कुछ नहीं होता, एक एक्टिविटी होते हैं टू परफॉर्म टू अचीव द रिक्वायर्ड वर्क। दोस्तों, नेक्स्ट हम आते हैं रिलेशनशिप्स पर। तो रिलेशनशिप डेफिनेशन क्या होती है? अ रिलेशनशिप एस्टेब्लिशेस द डिपेंडेंसी बिटवीन एनी टू टास्क। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी पुराने पिछले स्लाइड में कि ये हमारे ए बी सी डी ई टास्क हैं। तो बेसिकली डिपेंडेंसी ऑब्लिक रिलेशन जो होता है उनका जो रेलेवेंस है, वो इंपॉर्टेंस ये होती है कि वो किसी भी दो टास्क को आपस में लिंक रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ बात करता हूँ टास्क नंबर सी एंड टास्क नंबर डी की। तो ये दोनों आपस में जो लिंक्ड हैं, अगर आप देखें तो ये प्रेडिसेसर वायर रिलेशनशिप लिंक्ड है। तो रिलेशनशिप का मेन फंक्शन ये होता है कि दो टास्क को एक दूसरे से लिंक रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स और डिपेंडेंसी। तो बेसिकली हमारे एमएसपी जो सॉफ्टवेयर होता है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग, उसमें 4 तरीके के रिलेशनशिप्स दिए गए हैं। वो है, फर्स्ट इज एफएस, स्टैंड्स फॉर फिनिश टू स्टार्ट। दोस्तों, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला रिलेशन है जो हम एमएसपी में यूज करते हैं। जब आप भी कोई भी एमएसपी शेड्यूल बनाएंगे तो सबसे जो बाय डिफॉल्ट यूज होता है वो फिनिश टू स्टार्ट ही होता है। नेक्स्ट है हमारा एसएस, एसएस स्टैंड्स फॉर स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशन। थर्ड इज एफएफ, फिनिश टू फिनिश रिलेशन। एंड फोर्थ इज एसएफ, स्टार्ट टू फिनिश रिलेशन। तो हम पढ़ते हैं ये चारों रिलेशन क्या होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे 4 टाइप की डिपेंडेंसीज होती हैं। अब हम पढ़ते हैं ये चारों टाइप की डिपेंडेंसीज क्या होती हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं एफएस। एफएस स्टैंड्स फॉर फिनिश टू स्टार्ट, जो कि हमारा सबसे कॉमनली यूज होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द फिनिश डेट ऑफ प्रेडिसेसर टास्क डिटरमाइंस द स्टार्ट डेट ऑफ सक्सेसर टास्क। फॉर एग्जांपल, द अवार्ड्स सेरेमनी सक्सेसर कैन नॉट स्टार्ट अंटिल द रेस यहाँ पर प्रेडिसेसर इज फिनिश। जब तक हमारी अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट नहीं होगी, जब तक की जो रेस है, जो एक इवेंट है होने वाला है, वो फिनिश नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रिलेशन लगता है बाय डिफॉल्ट, वो लगता है हमारा फिनिश टू स्टार्ट। ठीक है, सेकंड है स्टार्ट टू स्टार्ट। द स्टार्ट डेट ऑफ प्रेडिसेसर टास्क डिटरमाइंस द स्टार्ट डेट ऑफ सक्सेसर टास्क। ठीक है, एग्जाम्पल, इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड डिजाइन शुड बी स्टार्ट टुगेदर। वो दोनों साथ में ही शुरू होते हैं। ठीक है, थर्ड हम आते हैं एफएफ। एफएफ स्टैंड्स फॉर फिनिश टू फिनिश। तो द फिनिश डेट ऑफ प्रेडिसेसर टास्क डिटरमाइंस द फिनिश डेट ऑफ सक्सेसर टास्क। ये इसकी डेफिनेशन होती है। अगर हम उसको एग्जांपल से समझें तो हम इसको समझ सकते हैं, राइटिंग अ डॉक्यूमेंट is a predecessor. So writing a document is required to finish before editing the document can finish. तो हम जो भी हमारा डॉक्यूमेंट होगा उसकी राइटिंग तभी और एडिटिंग हम एक साथ ही फिनिश करेंगे। ठीक है, फोर्थ आता है हमारा स्टार्ट टू फिनिश, एसएफ, जो आप सामने देख रहे हैं। सो इसकी डिफाइन क्या होती है? द स्टार्ट डेट ऑफ प्रेडिसेसर टास्क डिटरमाइंस द फिनिश डेट ऑफ सक्सेसर टास्क। फॉर एग्जांपल, the first night staff shift cannot finish until the second staff starts.
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गार्ड की शिफ्ट की नौकरी है तो जो पहला नाइट में गार्ड काम कर रहा है, जो ड्यूटी कर रहा है, वो तब तक नहीं जाएगा जब जब तक वो नेक्स्ट नाइट वाला गार्ड आ नहीं जाएगा। तो ये हमारा स्टार्ट टू फिनिश वाला टास्क होता है। तो बेसिकली ये 4 तरीके की डिपेंडेंसीज होती हैं एमएसपी के अंदर, ये हमने आपको अभी बताया। नेक्स्ट हम आते हैं अपनी अगले चीज पर, दैट इज लीड टाइम। दोस्तों लीड टाइम क्या होता है? लीड टाइम इज द ओवरलैप बिटवीन टास्क दैट हैव अ डिपेंडेंसी। लीड टाइम हमारा ओवरलैप टाइम होता है बिटवीन टास्क जिसके पास डिपेंडेंसीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, इफ अ टास्क कैन स्टार्ट व्हेन its predecessor is half finished, you can specify a finish to start dependency with a lead time of 50% for the successor task। दोस्तों लीड टाइम आपको मैं इस तरीके से समझाता हूं। लीड टाइम बेसिकली हमारा एक बफर टाइम होता है। फॉर एग्जांपल एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में कोई एक फॉर एग्जांपल हमें टाइल की डिलीवरी करवानी है, तो टाइल का हम ऑर्डर जिस दिन प्लेस करेंगे उसकी डिलीवरी हमें 1 महीने बाद से शुरू होना स्टार्ट होता है साइट पर। तो बेसिकली जो 1 मंथ है ये हमारा लीड टाइम होता है, उसको लीड टाइम बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा और ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लैग टाइम। तो लैग टाइम की डेफिनेशन क्या होती है? लैग टाइम इज द डिले बिटवीन द टास्क दैट हैव डिपेंडेंसी। तो दोस्तों देखिए लीड और लैग टाइम में सिर्फ 2 ही डिफरेंसेस हैं। ये लैग टाइम है दोस्तों। तो देखिए लीड टाइम इज द ओवरलैप बिटवीन टास्क दैट हैव डिपेंडेंसी, और जो लैग टाइम होता है, लैग टाइम इज द डिले बिटवीन टास्क दैट हैव अ डिपेंडेंसी। फॉर एग्जांपल इफ यू नीड a 2-day delay between the finish of one task and the start of another, अगर आपको 2 दिन का डिले चाहिए अपनी एक्टिविटी को फिनिश करने के लिए और दूसरी एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए, तब आप वहां पर एक डिपेंडेंसी लगाएंगे फिनिश टू स्टार्ट एंड स्पेसिफाई 2 days ऑफ लैग टाइम। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन होती है लैग टाइम की। नेक्स्ट हम आते हैं क्रिटिकल पाथ। दोस्तों क्रिटिकल पाथ आप सभी लोग जानते होंगे, और जो मेरे फ्रेंड्स नहीं जानते हैं क्रिटिकल पाथ, मैं आपको बता दूं क्रिटिकल पाथ जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि बेसिकली क्रिटिकल पाथ से ही हमारा प्रोजेक्ट की हमें 0 से लेकर 100 तक चीजें पता चलती हैं। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ दैट कवर्स ऑल क्रिटिकल एक्टिविटीज। ठीक है, तो अब हम आपको पहले बताते हैं क्रिटिकल एक्टिविटीज क्या होती हैं। दोस्तों क्रिटिकल एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनके डिले होने की वजह से पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। अगर क्रिटिकल एक्टिविटीज हमारी ऑन टाइम फिनिश हो जाएंगी तो हमारा प्रोजेक्ट ऑन टाइम फिनिश हो जाएगा। अगर हमारी क्रिटिकल एक्टिविटी ऑन टाइम फिनिश नहीं होती है तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से और ऐसे पढ़ सकते हैं, अ क्रिटिकल पाथ इज अ सीरीज ऑफ टास्क दैट विल पुश आउट द प्रोजेक्ट एंड डेट इफ द टास्क गेट डिलेड। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये हमारी प्रोजेक्ट एंड डेट को आगे बढ़ा देता है अगर इनमें से कोई भी एक टास्क इनकम्प्लीट रह जाता है या फिर इनकम्प्लीट रह जाता है। ठीक है, नोट द टास्क ऑन द क्रिटिकल पाथ आर नोन एज क्रिटिकल एक्टिविटीज। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो भी हमारे टास्क होते हैं क्रिटिकल पाथ पर उनको हम क्रिटिकल एक्टिविटीज बोलते हैं, बिकॉज इफ दे आर डिलेड द होल प्रोजेक्ट विल बी डिलेड। ठीक है, नेक्स्ट इसका है द टास्क विद 0 स्लैक इज कंसिडर्ड एज अ क्रिटिकल टास्क। दोस्तों जिनका भी स्लैक 0 होता है वो हमारे क्रिटिकल टास्क होते हैं। स्लैक क्या होता है ये मैं आपको भी प्रैक्टिकल बताऊंगा, और आप ये वीडियो पूरा देखें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अभी हम इसके प्रैक्टिकल्स पे भी चलेंगे, हमने कैसे कैसे क्या क्या निकालना है, सब चीजें हम आपको बताएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है, थर्ड है हमारा क्रिटिकल पाथ इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिटिकल बिकॉज इट्स द रेड अलर्ट ऑफ पाथ। दोस्तों जब भी आप एमएसपी के प्रोजेक्ट में क्रिटिकल पाथ निकालेंगे तो वो रेड अलर्ट देता है, तो इसीलिए भी उसको हम क्रिटिकल बोलते हैं, क्योंकि वो एक रेड अलर्ट होता है कि हमें ये एक्टिविटी विद इन टाइम फ्रेम कंप्लीट करनी ही करनी है, अदरवाइज हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं स्लैक। तो स्लैक क्या होता है? बेसिकली द अमाउंट ऑफ स्लैक इन योर प्रोजेक्ट इंडिकेट्स हाउ लॉन्ग टास्क कैन बी डिलेड बिफोर अदर टास्क और द प्रोजेक्ट फिनिशेस डेट गेट्स अफेक्टेड। तो दोस्तों ये बेसिकली हमारा वो टाइम फ्रेम होता है प्रोजेक्ट के अंदर जो कि हम किसी भी टास्क या किसी एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं विदाउट इफेक्टिंग हमारे प्रोजेक्ट की जो फिनिश डेट है वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई काम 2 साल में करना है
तो हम उसकी मिडिल में कोई भी एक्टिविटी को हम डिले कर सकते हैं, कर लें, लेकिन उस एक्टिविटी को डिले करने के कारण हमारा जो प्रोजेक्ट का टाइम स्पेन है 2 साल, वो इंक्रीज नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज स्लैक। ठीक है, तो बेसिकली हमारे जो स्लैक होता है वो 2 तरीके के होते हैं, टाइप ऑफ स्लैक। वन इज फ्री स्लैक एंड सेकंड इज टोटल स्लैक। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं फ्री स्लैक से। तो फ्री स्लैक इज द अमाउंट ऑफ टाइम अ टास्क कैन बी डिलेड बिफोर इट डिले सक्सेसर टास्क। दोस्तों बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगले टास्क के पास कितना टाइम है जितना कि हम उस एक्टिविटी को डिले करते हैं, उसकी नेक्स्ट एक्टिविटी डिले ना हो। ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अभी किसी एक्टिविटी को 2 दिन से डिले करता हूं और उसकी जो अगली एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को डिले करने की वजह से वो अगली एक्टिविटी डिले नहीं हो, दैट इज कॉल्ड एज फ्री स्लैक। तो फ्री स्लैक हमारा अमाउंट ऑफ टाइम होता है अ टास्क कैन बी डिलेड बिफोर इट डिले सक्सेसर टास्क, जो अगले टास्क को डिले ना करे। ठीक है, इसका भी हम प्रैक्टिकल बताएंगे अभी आपको, अभी आगे चल के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टोटल स्लैक। टोटल स्लैक इज द अमाउंट ऑफ टाइम अ टास्क कैन बी डिलेड बिफोर इट डिलेड द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो दोस्तों टोटल स्लैक जो होता है वो अमाउंट ऑफ टाइम होता है जो हम किसी भी टास्क को डिले कर सकते हैं और वो हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीशन को इफेक्ट नहीं करता है। दोस्तों फ्री स्लैक और टोटल स्लैक में बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। फ्री स्लैक का जो मतलब होता है वो उस एक्टिविटी के लिए होता है सिर्फ कि अगर हम उस एक्टिविटी को डिले करें तो उसकी अगली एक्टिविटी डिले नहीं होनी चाहिए। टोटल स्लैक जो हमारा अमाउंट ऑफ टाइम होता है वो टाइम होता है कि अगर हम उस टास्क को डिले करें तो हमारे ओवरऑल प्रोजेक्ट जो कंप्लीशन टाइम है वो डिले नहीं होना चाहिए। इसको हम और भी बता सकते हैं, प्रोजेक्ट के पास टाइम है या नहीं डिले होने के लिए, ये हमारा टोटल स्लैक होता है। अगर फॉर एग्जांपल टोटल स्लैक हमारा 5 निकल कर आता है तो प्रोजेक्ट के पास 5 दिन है, हम उसको डिले कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट है वो इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा फ्री स्लैक और टोटल स्लैक होता है। नेक्स्ट हम आते हैं, अच्छा दोस्तों आपने सभी ने पढ़ा होगा फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास। तो अब हम आपको बताते हैं कि फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास टेक्निक क्या होती है एमएसपी के अंदर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन जो होती है वो होती है फॉरवर्ड पास इज अ टेक्निक टू मूव फॉरवर्ड थ्रू नेटवर्क डायग्राम टू डिटरमाइनिंग प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड फाइंडिंग द क्रिटिकल पाथ। दोस्तों जैसे आप ये फोटो देख रहे हैं, ये बेसिकली एक टेक्निक होती है जो हम मूव फॉरवर्ड करते हैं थ्रू नेटवर्क डायग्राम। तो एक नेटवर्क डायग्राम है, इसमें हम फॉरवर्ड, अगर हम यहां से देखिए फॉरवर्ड देखें तो आप एरो इस तरीके से जा रहा है, तो फॉरवर्ड पास इज अ टेक्निक टू मूव फॉरवर्ड, टू मूव फॉरवर्ड, हम यहां से यहां जा रहे हैं। इससे हम निकालते क्या है, टू डिटरमाइन द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, हम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालते हैं, एंड फाइंड क्रिटिकल पाथ, फॉरवर्ड पास से हम क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करते हैं, एंड फ्री फ्लोट ऑफ द प्रोजेक्ट। दोस्तों फ्री फ्लोट और फ्री स्लैक एक ही बात होती है, वो भी हम इससे निकालते हैं। अच्छा, ES and EF, where ES stands for early start and EF stands for early finish. Early start and early finish use the forward pass technique। जब हम early start और early finish निकालते हैं वो हम forward pass टेक्निक से निकालते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं बैकवर्ड पास पर। बेसिकली बैकवर्ड पास फॉरवर्ड का रिवर्स होता है। यहां देखिए जैसे आपने सामने इस फोटो में देखा, हमने इस तरीके से मूव कर रहे थे, इस लोकेशन से हम यहां मूव कर रहे थे। बैकवर्ड में हम उल्टा मूव करेंगे। उल्टा मूव क्यों करेंगे, बैकवर्ड पास रिप्रेजेंट्स मूविंग बैकवर्ड टू द रिजल्ट टू कैलकुलेट लेट स्टार्ट और टू फाइंड इफ देयर इज एनी स्लैक इन द एक्टिविटी। ये हमारा लेट स्टार्ट और स्लैक निकालने के लिए काम आता है। ठीक है, इसमें देखिए इसमें भी 2 कंपोनेंट होते हैं, LS एंड LF। LS स्टैंड्स फॉर लेट स्टार्ट एंड LF स्टैंड्स फॉर लेट फिनिश। तो लेट स्टार्ट एंड लेट फिनिश यूज द फॉरवर्ड पास टेक्निक। ठीक है, तो दोस्तों हम जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन में जो भी हम काम करते हैं वो हम फॉरवर्ड पास पे करते हैं, बैकवर्ड पास पे नहीं करते हैं, क्योंकि बैकवर्ड पास बेसिकली हमें एक क्रॉस वेरीफाई के लिए होता है कि हम उसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, और हम उससे लेट स्टार्ट और स्लैक कैलकुलेट करते हैं, और लेट स्टार्ट एंड लेट फिनिश भी कैलकुलेट हम बैकवर्ड पास से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टोटल स्लैक एंड कुछ चीजें ऐसी जो आपको याद रखनी चाहिए हमेशा, क्योंकि काफी इंटरव्यू में पूछी जाती हैं आप लोगों से। तो फर्स्ट इज टोटल स्लैक मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव। जो हमारा टोटल स्लैक होता है, जो हमने आपको ऊपर पढ़ाया, आपको अभी थोड़ी देर
पहले ये जो स्लैग बताया, टोटल स्लैग और फ्री स्लैग, इसमें ये जो हमारा टोटल स्लैग होता है ये आपका पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव स्लैग है तो पॉजिटिव स्लैग्स में का मतलब होता है प्रोजेक्ट को हम कितना डिले कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट फिनिश डेट्स, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो 3 दिन या 5 दिन का पॉजिटिव स्लैग है तो हम प्रोजेक्ट को 3 या 5 दिन डिले कर सकते हैं, जिससे कि हमारा ओवरऑल जो कंप्लीशन टाइमलाइन है प्रोजेक्ट की वो इफेक्ट नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव स्लैग। नेगेटिव स्लैग इंडिकेट्स दैट देयर इज नॉट इनफ टाइम शेड्यूल्ड फॉर द टास्क एंड इट इज यूजुअली कॉज्ड बाय कॉन्स्ट्रेंट डेट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं द टास्क विद जीरो स्लैग कंसीडर्ड एज क्रिटिकल पाथ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस भी एक्टिविटी, जिस भी टास्क का स्लैग जीरो होता है और वो जिस जिस पाथ से जा रहा होता है उसको हम क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इफ द क्रिटिकल एक्टिविटी डिलेड प्रोजेक्ट फिनिश डेट्स डिलेड। अंडरस्टूड है, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर क्रिटिकल एक्टिविटीज डिले होती हैं तो प्रोजेक्ट की जो फिनिश डेट्स है, जो कंप्लीशन डेट है वो भी डिले हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के थ्योरेटिकल पार्ट की वो ये होती है कि फ्री फ्लोट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू टोटल फ्लोट। दोस्तों फ्री फ्लोट जो होता है वो हमेशा कम या बराबर होगा टोटल फ्लोट से, टोटल फ्लोट से ज्यादा नहीं होगा। जैसा कि हमने यहां मेंशन किया हुआ है, फ्री फ्लोट ऑब्लिक फ्री स्लैग इज ग्रेटर देन इक्वल टू टोटल फ्लोट ऑब्लिक टोटल स्लैग, where FF is total free float and TF is total float। तो दोस्तों इससे ज्यादा नहीं होगा। तो आज का ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है ये हमने आज खत्म करते हैं। अब आते हैं हम प्रैक्टिकलिटी पर कि हम प्रैक्टिकल कैसे। तो दोस्तों जो अभी तक आपने पढ़ा वो था हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम आते हैं इसी के प्रैक्टिकल पार्ट पर। दोस्तों ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, ये काफी लंबा वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी रिगार्डिंग क्रिटिकल पार्ट। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं ना प्रैक्टिकल पार्ट। तो हमने यहां एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें एक्टिविटी, ड्यूरेशन और प्रेडिसेसर हमने लिया हुआ है। एक्टिविटी का जो हमारा नाम है वो है ABCDEFG। ठीक है, और यही इनके ड्यूरेशन है। ए का 4 है, बी का 3 दिन, सी का 5, डी का 7, ई का 2, एफ का G एंड G का 5। ठीक है, इसके बाद हमने प्रेडिसेसर लगा रखा है। तो यहां जो प्रेडिसेसर आप देख रहे हैं, बी का A है, सी का A है, डी का A है, ई का BC, एफ का D एंड G का E एंड F। ये हमारे प्रेडिसेसर्स हैं इस एक्टिविटी के। ठीक है, अब हम इसका नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे और आपको बताते हैं कि हम किस तरीके से क्रिटिकल पाथ निकालते हैं, फ्री फ्लोट निकालते हैं, टोटल फ्लोट निकालते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने इसकी। तो जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, हमने इसको इस तरीके एक नेटवर्क डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब आप ये जो एक बॉक्स देख रहे हैं, इस एक बॉक्स में हम क्या क्या भरने वाले हैं मैं आपको ये बताता हूं पहले। तो देखिए, सबसे पहले जो आप ये जो बॉक्स देख रहे हैं इसमें हम इस लोकेशन पर डालेंगे एक्टिविटी। ठीक है, फिर हमारे नीचे वाली में आएगा ड्यूरेशन, देन हमारा अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश। ES स्टैंड्स फॉर अर्ली स्टार्ट, EF स्टैंड्स फॉर अर्ली फिनिश, LS स्टैंड्स फॉर लेट स्टार्ट एंड LF स्टैंड्स फॉर लेट फिनिश। ठीक है, इसके बाद हम ये एक्टिविटी को हमने ACT से दिखाया हुआ है और ड्यूरेशन को DUR से। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे अपना, इसको हम किस तरीके से भरेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एक्टिविटी। ठीक है, तो देखिए एक्टिविटी की मैं बात करता हूं, तो यहां पे हम शुरुआत करते हैं अपना एक्टिविटी पॉइंट से। तो सबसे पहले हमारा A है। ठीक है, जैसे आपने ऊपर देखा, तो मेरी A एक्टिविटी ये इनिशियल स्टार्ट एक्टिविटी है, तो मैं यहां पर इसमें 8 भर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरी B। तो अब देखिए यहां प्रेडिसेसर का काम आएगा। B का प्रेडिसेसर क्या था? A। तो B जो है मेरी वो ये एक्टिविटी होगी क्योंकि इसका प्रेडिसेसर A है। अब आता हूं मैं C पर। C का प्रेडिसेसर क्या है? A। तो C मेरी एक्टिविटी हो गई ये, क्योंकि इसका जो प्रेडिसेसर है वो पीछे वाला A है जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरी D। D का भी प्रेडिसेसर A है, तो इसका मतलब जो मेरी नीचे वाली एक्टिविटी है ये वाली, ये मेरी D एक्टिविटी होगी। ठीक है, इसके बाद मैं आता हूं E पर। अब देखिए E पर जब आप जाएंगे तो E का जो प्रेडिसेसर है वो B और C है। इसका मतलब अगर मैं अपने नेटवर्क डायग्राम की बात करूं
तो यहां पर सिर्फ ये एक ऐसा कॉलम है जहां पर बी और सी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ये मेरी ई एक्टिविटी आएगी यहां पर, क्योंकि इसका जो प्रेडिसेसर है वो बी और सी है। बी और सी देखिए ये इवेंचुअली इसको इस पर जा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हम एफ पर। एफ का प्रेडिसेसर हमारा डी है, जो आप सामने देख पा रहे हैं। तो यहां पर जाएंगे तो देखिए डी ये है, तो एफ मेरा ये हो जाएगा। एंड सबसे लास्ट में जो मेरा जी है आता है, जो आप सामने देख पा रहे हैं, जी में जो मेरा प्रेडिसेसर है वो ई और एफ है। तो जो मेरी लास्ट एक्टिविटी आएगी वो ई एंड एफ को जो रिपोर्ट कर रही है वो जी को कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा एक्टिविटी का नंबरिंग हो गया। अब हम आते हैं इसके ड्यूरेशन पर। तो ड्यूरेशन निकालना तो और ही आसान है, क्योंकि ड्यूरेशन उसके सामने ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो देखिए ए का 4 है, तो इसका जो ड्यूरेशन आ गया वो 4 आ गया। देन जो हमारा बी का ड्यूरेशन है वो 3 है, तो बी का ड्यूरेशन 3 आ गया। सी का 5 है, सी का ड्यूरेशन 5 आ गया। डी का ड्यूरेशन मेरा 7 है, तो डी का ड्यूरेशन मेरा 7 आ गया। इसके बाद जो मेरा ई का ड्यूरेशन है 2, एफ 6, और जो मेरा जी का ड्यूरेशन है वो 5 है। ठीक है, तो अब हम यहां पर अपने नेटवर्क डायग्राम में एक्टिविटी और ड्यूरेशन मेंशन कर चुके हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हम यहां पर फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास में चलेंगे। अब सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेट करेंगे अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने यहां लिखा हुआ, सबसे पहले हम ई एस और ई एफ निकालेंगे। उसमें सबसे पहले ई एस हम अर्ली स्टार्ट को कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें फॉरवर्ड पास का रास्ता अपनाना पड़ेगा। फॉरवर्ड पास क्या होता है हमारा? कुछ नहीं है बेसिकली, हम यहां चलेंगे, ये हो गया मेरा फॉरवर्ड पाथ। वी आर मूविंग लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ये मेरा फॉरवर्ड पास हो गया। इसके बाद हम आते हैं अपनी अर्ली स्टार्ट की कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, तो अर्ली स्टार्ट के लिए हमने कैलकुलेशन के लिए ऑलरेडी की हुई है, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं आपको। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं अर्ली स्टार्ट कैलकुलेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने की वो ये है कि अर्ली स्टार्ट ऑफ फर्स्ट एक्टिविटी, जो मेरी पहली एक्टिविटी होती है, जो कि यहां पर ए है, उसका अर्ली स्टार्ट हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो इसमें कभी कोई कंफ्यूजन नहीं लेनी है आपने कि जो भी मेरी इनिशियल एक्टिविटी होगी, सबसे पहली एक्टिविटी होती है, उसका अर्ली स्टार्ट मेरा 0 होता है। तो जैसे ये जो मेरा चार्ट है, तो यहां पर जो इसका ये ES है, तो मैंने यहां 0 डाल दिया। ठीक है, देखिए जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, ये मेरा अर्ली स्टार्ट है। ठीक है, तो अर्ली स्टार्ट मेरा 0 कैलकुलेट होकर आ गया। अब मैं आता हूं नेक्स्ट पर। ये है मेरा अर्ली स्टार्ट ऑफ बी। ES स्टैंड्स फॉर अर्ली स्टार्ट एंड बी, ये मेरा एक्टिविटी है बी। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है? मैक्स ब्रैकेट अर्ली स्टार्ट ऑफ इनिशियल प्लस ड्यूरेशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। तो अब देखिए, अगर मैं इसके इस पॉइंट में बात करूं, तो ये जो मेरा फॉर्मूला आएगा वो आएगा मैक्स अर्ली स्टार्ट ऑफ इनिशियल। तो अर्ली स्टार्ट ऑफ इनिशियल मेरा क्या है? ऑलरेडी 0 ही है वो। ठीक है, तो अब मैं, क्योंकि मैं ये वाला निकाल रहा हूं, तो मुझे अर्ली स्टार्ट ऑफ इनिशियल मेरा ये वाला मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अर्ली स्टार्ट ऑफ इनिशियल वो 0 आ गया मेरा, प्लस यहां जो ड्यूरेशन है वो भी ड्यूरेशन मेरी अर्ली स्टार्ट वाली है। ठीक है, तो ए की जो ड्यूरेशन है वो मेरी वो यहां पर आएगी। तो 0 प्लस ड्यूरेशन, ए का ड्यूरेशन कितना है? 4, तो ये मैंने यहां 4 टाइप किया। ठीक है, तो ये मेरा ऑलरेडी 4 निकल कर आता है। ये जो मैक्स का फंडा है, मैं आपको अभी बताता हूं कि हमने मैक्स क्यों लगाते हैं हम। ठीक है, तो ये मेरा अर्ली स्टार्ट ऑफ बी एक्टिविटी क्या निकला है? 4, तो मैंने यहां पर 4 टाइप कर दिया इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अर्ली स्टार्ट ऑफ बी। बी हम निकाल चुके हैं। हम आएंगे अब अर्ली स्टार्ट ऑफ सी पर। तो अर्ली स्टार्ट ऑफ सी, सेम फॉर्मूला, मैक्स ESI प्लस ड्यूरेशन। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहां पर भी जो हमारा सी है वो ए को ही रिपोर्ट कर रही है। तो फॉर्मूला लगाने के बाद भी हम, क्योंकि ए का भी इनिशियल स्टार्ट मेरा 0 है, मैक्स इनिशियल स्टार्ट इसका 0 है और ड्यूरेशन भी मेरी 0 है, तो इसी तरीके से ये भी मेरी जो आएगी अर्ली स्टार्ट ऑफ सी, ये भी 4 निकल कर आएगा। अगेन मैंने इसको यहां 4 डाल दिया।
इसके बाद मैं निकालता हूं अर्ली स्टार्ट ऑफ डी, ठीक है। तो देखिए इसमें भी वही है, अर्ली स्टार्ट ऑफ डी, फॉर्मूला मेरा वही लगेगा। अब देखिए इसमें भी जो सी का फंडा था वही डी का फंडा है, क्योंकि यहां पे भी ये जो एक्टिविटी है ए को ही रिपोर्ट कर रही है, तो इसका भी अर्ली स्टार्ट जो आएगा वो 4 ही आ जाएगा, 0 + 4 = 4। तो यहां इसका भी 4 आ गया, और हमने ये जो अर्ली स्टार्ट है मेरा, मैंने इसको भी यहां डाल दिया, ठीक। तो दोस्तों अब हम आते हैं अर्ली स्टार्ट ऑफ ई पर, ठीक है। हम अर्ली स्टार्ट ऑफ ए बी सी डी निकाल चुके हैं। नाउ वी आर ऑन अर्ली स्टार्ट ऑफ ई। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैं आपको मैक्स का फंडा बताऊंगा कि हम मैक्स को यूज क्यों करते हैं, ठीक है। ESI प्लस ड्यूरेशन, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है। अब मैं आता हूं इस पर, देखिए तो ये जो मेरा ई एक्टिविटी है, ई एक्टिविटी को 2 एक्टिविटी रिपोर्ट कर रही है, एक तो मेरा बी हो गया और एक मेरा सी हो गया, ठीक है। तो अब ई का अर्ली स्टार्ट निकालते हैं विद रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो अब विद रेस्पेक्ट टू बी निकालेंगे, तो देखिए यहां का जो इसका अगर मैं निकालता हूं तो ये मेरा आएगा इनिशियल स्टार्ट, अर्ली स्टार्ट ऑफ इनिशियल, ये मेरा 4 है प्लस ड्यूरेशन, तो ये मेरा 4 + 3 = 7। अब मैं निकालता हूं अर्ली स्टार्ट ऑफ ई विद रेस्पेक्ट टू सी, ठीक है। लेकिन देखिए अब मैं जब विद रेस्पेक्ट टू सी निकालूंगा तो ये जो मेरा फॉर्मूला आएगा मैक्स 4, जो उसका पूरा अर्ली स्टार्ट ऑफ सी है, प्लस सी की ड्यूरेशन 5 विच इज इक्वल्स टू 9। अब देखिए इन दोनों में से जो मैक्सिमम है, जैसे आप सामने देख पा रहे हैं, इन दोनों में से जो मैक्सिमम है वही अर्ली स्टार्ट होगा मेरी ई एक्टिविटी का, इसीलिए हम मैक्स लगाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 7 और 9 में जो मेरा मैक्स है वो मेरा अर्ली स्टार्ट हो जाएगा ई एक्टिविटी का। तो जो मेरा ई एक्टिविटी है उसका इनिशियल अर्ली स्टार्ट जो इनिशियल हो गया वो हो गया 9, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अर्ली स्टार्ट ऑफ एफ। तो जब हम अर्ली स्टार्ट ऑफ एफ निकालेंगे, अर्ली स्टार्ट ऑफ एफ, अगेन वही फॉर्मूला लगेगा, मैक्स ESI प्लस ड्यूरेशन। अब देखिए इसके पीछे सिर्फ एक ही एक्टिविटी है जो डी है, जो एफ को रिपोर्ट कर रही है, तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, यही रहेगा हमारा, मैक्स प्लस अर्ली स्टार्ट ऑफ आई दैट इज 4 प्लस ड्यूरेशन ऑफ डी 7 विच इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। तो मेरा जो अर्ली स्टार्ट ऑफ एफ आएगा वो मेरा 11 आ गया। तो मैंने यहां पर 11 को डाल दिया। नेक्स्ट अब देखिए अगेन जो मेरा मैक्स एक्टिविटी है उसका रोल आपको दोबारा समझ में आएगा। अब जैसे मैं मेरा ए बी सी डी ई एफ निकल चुका है, मैं हूं जी पर, तो जी पर मुझे उसका अर्ली स्टार्ट निकालना है। तो देखिए यहां भी ई और एफ दो ऐसी एक्टिविटीज हैं जो जी को सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है, जो कि जी की प्रेडेसेसर है। तो अब मैं निकालूंगा जी का अर्ली स्टार्ट विद रेस्पेक्ट टू ई और विद रेस्पेक्ट टू एफ। तो पहले मैं निकालता हूं विद रेस्पेक्ट टू ई, ठीक है। तो जब मैं विद रेस्पेक्ट टू ई निकालूंगा इसको, तो देखिए जो मेरा फॉर्मूला है वो अर्ली स्टार्ट ऑफ जी इज इक्वल्स टू मैक्स ESI प्लस ड्यूरेशन, ठीक है। फॉर्मूला तो मेरा सेम ही रहेगा। अब यहां पर क्या है, एक तो 4 सॉरी ये मेरा 9 है और ये 2 है, तो अर्ली स्टार्ट ऑफ ई जो है वो मेरा 9 है और ड्यूरेशन 2 है, तो वो आ गया मेरा 11। इसके बाद मैं आता हूं जो मेरा एफ है, एफ विद रेस्पेक्ट टू एफ, तो जो मेरा विद रेस्पेक्ट टू एफ आएगा वो आएगा 11, क्योंकि एफ का जो इनिशियल है वो 11 है, प्लस 6 क्योंकि 6 इसकी ड्यूरेशन है। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये मेरा 17 आएगा, ठीक है। तो दोस्तों एक तो आया मेरा 11, एक मेरा आया 17। तो अब आपको पता है इन दोनों में से ज्यादा मैक्सिमम कौन है, 17। तो जो मेरा जी का इनिशियल हो गया, जो मेरा जी का अर्ली स्टार्ट हो गया, वो 17 निकलकर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम नेटवर्क डायग्राम के अंदर अर्ली स्टार्ट कैलकुलेट करते हैं। अब हम आते हैं अपना अर्ली फिनिश पर, ठीक है। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपना EF मतलब अर्ली फिनिश निकालने के लिए, जो कि मेरा ये वाला कॉलम है, ठीक है। तो अर्ली फिनिश निकालने के लिए कैलकुलेशन करते हैं अब अपन। तो देखिए अर्ली फिनिश निकालने का जो फॉर्मूला होता है
अर्ली फिनिश का फॉर्मूला होता है EF इक्वल्स टू मैक्स ES प्लस ड्यूरेशन। यहां पर दोस्तों याद रखने चीज ये है कि यहां ESI नहीं है, मतलब वो इनिशियल एक्टिविटी से अर्ली स्टार्ट नहीं लेगा, वो अपना ही अर्ली स्टार्ट लेगा और उसी एक्टिविटी का ड्यूरेशन लेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ए से। तो देखिए सबसे पहले मैं निकालता हूं अर्ली फिनिश ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू मैक्स ES प्लस ड्यूरेशन। ठीक है, तो जो कि क्या है मेरा, देखिए जो मेरी ए एक्टिविटी है उसका ES अर्ली स्टार्ट क्या है 0 और ड्यूरेशन कितनी है 4। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 0 प्लस 4 इक्वल्स टू 4। तो जो मेरा अर्ली स्टार्ट ऑफ ए एक्टिविटी है, अर्ली फिनिश ऑफ ए एक्टिविटी है, वो भी मेरा 4 आएगा। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं बी के लिए। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, अर्ली फिनिश ऑफ बी इज इक्वल्स टू मैक्स ES प्लस ड्यूरेशन। तो देखिए जो बी का केस है यहां पर देखिए अर्ली स्टार्ट इसका 4 है और ड्यूरेशन 3 है, तो ये आ जाएगा मेरा 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7। तो इस हिसाब से मेरा जो बी का अर्ली फिनिश आया वो आया 7। इसी तरीके से मैं निकालूंगा अगर अर्ली फिनिश ऑफ सी। तो देखिए इसका जो अर्ली स्टार्ट है वो 4 है और जो अर्ली इसके ड्यूरेशन 5 है, तो 4 प्लस 5 ये मेरा अर्ली फिनिश आ गया 9। ठीक है, सेम ये डी के लिए आ जाएगा दोस्तों, 4 प्लस 7 11। मैं इसकी कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा मेरा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये 4 प्लस 7 ये आ जाएगा मेरा 11। ठीक है, तो दोस्तों अब हम निकालेंगे अर्ली फिनिश ऑफ ई। तो मेरा फॉर्मूला वही रहेगा, मैक्स 9 प्लस 2 11। मैक्स 9 ये मेरा अर्ली स्टार्ट ऑफ ई है, प्लस 2 जो कि मेरी इसकी ड्यूरेशन है वो 11 आ गया। दोस्तों इसमें एक याद रखनी चीज ये है, जैसे हमने अर्ली स्टार्ट, जैसे आप देख रहे हैं ई एक्टिविटी जो है मेरी वो बी और सी उसके प्रेडिसेसर हैं, लेकिन जब हम अर्ली फिनिश निकालेंगे तो वो अपनी ही अर्ली स्टार्ट को लेगा और उसी का ड्यूरेशन लेगा, उसके बैक वाले में वो नहीं जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं अर्ली स्टार्ट ऑफ एफ। तो देखिए फॉर्मूला मेरा वही है, अर्ली फिनिश ऑफ एफ, सॉरी ये अर्ली फिनिश निकाल रहे हैं हम। अर्ली फिनिश ऑफ एफ मेरा क्या हो जाएगा, अर्ली स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन। तो अर्ली स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन 11 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 17। तो देखिए ये यहां पर मेरा 17 आ जाएगा और उसी सेम फंडे से मेरा अर्ली फिनिश ऑफ जी जो निकलेगा, अर्ली फिनिश ऑफ जी जो निकल कर आएगा वो मेरा 17 प्लस 5 निकलेगा। ठीक है, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं बार बार, तो जब ये और इसको ऐड करेंगे तो मेरा ये 22 निकल कर आएगा। तो उस तरीके से मेरा सारा का सारा अर्ली फिनिश पूरी मेरे नेटवर्क डायग्राम का निकल चुका है इस तरीके से। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी लेट स्टार्ट और लेट फिनिश पर। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश निकालने के लिए फॉरवर्ड पास में चलना पड़ता है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां खत्म करेंगे। यहीं लेट स्टार्ट और लेट फिनिश निकालने के लिए हमें बैकवर्ड पास में चलना पड़ता है, अर्थात हम राइट से शुरू करेंगे और लेफ्ट में खत्म करेंगे। मतलब अब हम इस तरीके से चलेंगे बैकवर्ड पास में। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं पहले लेट फिनिश ऑफ द एक्टिविटीज। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने, ये हमारे नेटवर्क डायग्राम है जिस पर हम काम कर रहे हैं। अब हम निकालेंगे यहां पर लेट फिनिश। तो देखिए लेट फिनिश की कैलकुलेशन करते हैं अब हम। तो लेट फिनिश में सबसे ज्यादा याद रखने की वाली चीज है वो ये है कि लेट फिनिश इज इक्वल्स टू अर्ली फिनिश एंड अर्ली स्टार्ट इज इक्वल्स टू लेट स्टार्ट फॉर लास्ट एक्टिविटी।
जो कि मैंने यहां मेंशन किया है। अर्थात ये जो हमारा लेट फिनिश होगा वो इक्वल्स टू होगा अर्ली फिनिश के, और लेट स्टार्ट जो होगा वो हमारा इक्वल्स टू होगा लेट स्टार्ट के फॉर लास्ट एक्टिविटी। तो लास्ट एक्टिविटी में अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश निकालने के लिए हमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, हमने डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखिए लेट फिनिश जो है मेरा वो इक्वल्स टू है अर्ली फिनिश के, तो विच इज इक्वल्स टू 22, और जो मेरा लेट स्टार्ट है वो इक्वल्स टू है अर्ली स्टार्ट के, तो ये यहां 17 आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे अर्ली स्टार्ट ऑफ एफ। तो अर्ली स्टार्ट ऑफ एफ निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है अर्ली फिनिश ऑफ एफ इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एल लेट फिनिश ऑफ जे माइनस ड्यूरेशन। ठीक है, इसमें ये जो जे इंडिकेट करता है वो इंडिकेट ये करता है कि हमें ये एक्टिविटी निकालने के लिए इस पर जाना है, इसकी आगे वाली पे जाना है, पीछे इनिशियल वाली पे नहीं जाना है। तो एक सिंपल सा लॉजिक है। अब देखिए, और ये जो ड्यूरेशन है ये भी मेरी जे वाली एक्टिविटी की ही रहेगी। तो अगर मुझे लेट फिनिश निकालना है एफ का, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मिनिमम -22 -5। अच्छा, ये जो मिनिमम वाला कंसेप्ट है ये हमारा लेट फिनिश और लेट स्टार्ट में यूज होता है। मैक्सिमम वाला जो कल्चर है वो हमारा अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश में यूज होता है। अब इसका इंपॉर्टेंस कहां है ये मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, तो जब 22 - 7 आएगा तो ये मेरा 17 निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये जो मैं एफ का निकाल रहा हूं 22 - 5 17, तो अर्ली फिनिश ऑफ एफ जो मेरा निकल कर आएगा वो 17 निकल कर आएगा। ठीक है, अब मैं निकालता हूं अर्ली फिनिश ऑफ ई। तो फॉर्मूला वही लगेगा, अर्ली फिनिश ऑफ ई इज इक्वल्स टू मिनिमम एल ई जे माइनस ड्यूरेशन ऑफ जे, विच इज इक्वल्स टू, देखिए 22, क्योंकि इसके लिए भी अगर मैं जी की बात करूं तो जी का जो प्रेडिसेसर था वो ई था, या फिर आप कह सकते हैं ई का जो सक्सेसर है वो जी है। ठीक है, तो अब मैं ई का निकाल रहा हूं तो मुझे जी वाला ही उठाना पड़ेगा। तो 22 - 5 इक्वल्स टू 17। तो यहां भी मेरा सेम कंसेप्ट रहेगा, 22 - 5 इज इक्वल्स टू 17। यहां मेरा 17 आ गया। ठीक है, तो दोस्तों यही कंसेप्ट है इसमें। अब मैं कुछ वैल्यूज डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में काफी टाइम इन्वेस्ट हो जाता है। तो जैसे देखिए, अब मुझे निकालना है लेट फिनिश ऑफ डी। तो डी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी जो नेक्स्ट सक्सेसर है उसका लेट फिनिश माइनस ड्यूरेशन। तो 17 - 6 इक्वल्स टू 11। ये मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद मैं आता हूं ई के दो प्रेडिसेसर हैं, बी और सी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो अब देखिए, अगर हम पहले बी का निकालते हैं, बी का जो सक्सेसर है वो ई है और सी का भी सक्सेसर ई है। दोस्तों देखिए, अगर मैं सक्सेसर और प्रेडिसेसर में आपको बता देता हूं, जैसे ई की बात करूं तो ई का प्रेडिसेसर मतलब ई से पहले वाला जो है वो बी और सी है। यही मैं बात करता हूं सक्सेसर की। तो सक्सेसर का मतलब होता है कि उसके आगे क्या है, सक्सीड कौन कर रहा है उसको। तो मैं बी का सक्सेसर की बात करूं तो वो यहां पर ई है। तो ये आपकी कंफ्यूजन ना हो आपको, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अब मैं बी का निकालता हूं, बी का सक्सेसर ई है। तो देखिए कंसेप्ट वही रहेगा, लेट फिनिश ऑफ नेक्स्ट जे माइनस ड्यूरेशन ऑफ जे। तो 17 - 12 ये आ जाएगा मेरा 15। ठीक है, 17 में से 2 गए तो 15 बचे। ये सेम इसके लिए आ जाएगा, इसका भी सक्सेसर और प्रेडिसेसर आपको पता ही है क्या है। तो उसी में 15 - 2 सेम फॉर्मूले से यहां भी मेरा 15 आ जाएगा। ठीक है, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट काम ए का निकालने के लिए। तो ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है वो कैसे यूज करेंगे अब हम ए का निकालने के लिए, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, हम यहां लेट फिनिश कैलकुलेशन ही कर रहे हैं। तो लेट फिनिश ऑफ ए, ठीक है, फॉर्मूला मेरा वही है, मिनिमम एल। अब देखिए यहां पर जो ए है उसके सक्सेसर ए बी सी है। इन तीनों की कैलकुलेशन में सबसे जो मिनिमम आएगा वो मेरा लेट फिनिश होगा ए का, कंसेप्ट है ये। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं इसके लिए मेरे 3 फॉर्मूले बनेंगे फॉर एग्जांपल मेरे को इसके निकालने के लिए, क्योंकि यहां पर 3 इसके सक्सेसर्स हैं, ए बी एंड सी। तो देखिए
जब मैं इसको निकालूंगा तो पहला आएगा मेरा ई बी जे माइनस ड्यूरेशन ऑफ जे, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 15 माइनस 3, ये आएगा मेरा 15 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब मेरा सी के लिए की बात करता हूं मैं, ठीक है। तो ये था विद रेस्पेक्ट टू बी, अब मैं सी के रेस्पेक्ट से बात करता हूं। तो देखिए यहां पर 15 माइनस 5 हो जाएगा सेम फॉर्मूले से, 15 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 10। अब मैं निकालता हूं डी के रेस्पेक्ट से, ये मैंने निकाला अब डी के रेस्पेक्ट से। डी के रेस्पेक्ट से देखिए सेम फॉर्मूले से 11 माइनस 7, ये मेरा 7 लिखा हुआ है, तो 11 माइनस 7, तो जब मैं 11 माइनस 7 करूंगा तो ये मेरा जो निकल कर आएगा वो 4 निकल कर आएगा। अब देखिए दोस्तों यहां पर मेरा मिनिमम का कंसेप्ट आता है। अब इन तीनों में जो सबसे मिनिमम होगा वही मेरा लेट फिनिश होगा ए एक्टिविटी के लिए। तो इन सब में सबसे जो मिनिमम है वो मेरा 4 है, तो जो मेरी एक्टिविटी ए है उसका जो लेट फिनिश होगा वो मेरा 4 होगा, ठीक है। ये हमारा कंसेप्ट होता है लेट फिनिश को निकालने के लिए। तो आई होप आपको लेट फिनिश का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अभी तक हम यहां पर अर्ली स्टार्ट निकाल चुके हैं, अर्ली फिनिश निकाल चुके हैं, अर्ली लेट फिनिश निकाल चुके हैं। अब नंबर है हमारा लेट स्टार्ट को निकालने का, ठीक है। तो आइए अब हम कैलकुलेशन करते हैं लेट स्टार्ट को निकालने के लिए अपने नेटवर्क डायग्राम के लिए। तो जैसे कि हम शुरुआत कर चुके हैं यहां पर अपने इसकी, तो अब हम करते हैं लेट स्टार्ट कैलकुलेशन। तो देखिए दोस्तों लेट स्टार्ट में क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, लेट स्टार्ट इज इक्वल्स टू अर्ली स्टार्ट फॉर लास्ट एक्टिविटी। तो जो मेरी लास्ट एक्टिविटी होती है उसके लिए मेरा लेट स्टार्ट और अर्ली स्टार्ट बराबर होते हैं, तो ये मेरा बराबर आ गया, ठीक है। अब मैं यहां पर दोस्तों बैकवर्ड पास में चल रहा हूं, आपको मैं दोबारा याद दिला देता हूं। अब मैं निकालूंगा लेट स्टार्ट ऑफ एफ एक्टिविटी, ठीक है। तो अब हम लेट स्टार्ट ऑफ एफ निकालने वाले हैं। तो इसके लिए जो मेरा फॉर्मूला है वो है मेरा लेट स्टार्ट ऑफ एफ इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एल एफ जे माइनस ड्यूरेशन ऑफ आई। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें थोड़ी कंफ्यूजन भी हो जाती है लोगों को, इसलिए मैं आपको बड़े अच्छे से बताता हूं। देखिए इसमें मिनिमम का कंसेप्ट तो वही वाला है जो हमारा लेट फिनिश के लिए था। अब देखिए एल एफ जे स्टैंड्स फॉर, हमने जो कैलकुलेशन करनी है वो कैसे करनी है, एल एफ जे मतलब लेट फिनिश ऑफ जे, मतलब उसके आगे वाली एक्टिविटी, मतलब 17। मैं अभी एफ की बात कर रहा हूं, तो एल एफ जे का मतलब हो जाएगा 17, लेट फिनिश ऑफ, सॉरी ये मेरा लेट स्टार्ट आएगा यहां पर फॉर्मूले में, ठीक है। तो एल एस जे मतलब लेट स्टार्ट ऑफ जे एक्टिविटी, मतलब नेक्स्ट वाली, माइनस ड्यूरेशन ऑफ आई, माइनस जो ड्यूरेशन है वो उसी एक्टिविटी का ड्यूरेशन माइनस करना है इसमें से हमें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग इसको भूल जाते हैं, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए अगर मुझे इसका निकालना है तो फॉर्मूले में मैंने वैल्यूज पुट करा 17 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। तो मैंने 11 को, ये मेरा 11 निकल कर आ गया। अब मैं जाता हूं लेट स्टार्ट ऑफ ई, लेट स्टार्ट ऑफ ई इज इक्वल्स टू मिनिमम लेट स्टार्ट जे माइनस ड्यूरेशन ऑफ आई विच इज इक्वल्स टू, देखिए 17 यहां पर है 17 और माइनस उसी एक्टिविटी की ड्यूरेशन, मैं ई को निकाल रहा हूं तो, और ई का ड्यूरेशन मेरा 2 है, तो 17 माइनस 2, 17 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 15। तो जो मेरा लेट स्टार्ट निकला है ई के लिए वो मेरा 15 निकला है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पीछे वाले के पैर। तो अब हमें निकालना है फॉर एग्जांपल डी के लिए, ठीक है। तो कंसेप्ट वही रहेगा, लेट स्टार्ट ऑफ आई, देखिए मैं दोबारा आपको फॉर्मूला बताता हूं। कंसेप्ट हमारा क्या रहेगा, मैं निकाल रहा हूं लेट स्टार्ट ऑफ डी, ठीक है। तो ड्यूरेशन मिनिमम एल एस जे माइनस ड्यूरेशन,
ऑफ आई। तो देखिए यहां पर मेरा 11 मेंशन है ये, ठीक है, और इसकी जो ड्यूरेशन है डी की वो 7 है, तो 11 माइनस 7 ये मेरा निकल कर आता है 4। तो मेरा जो लेट स्टार्ट हो गया 4 के लिए, लेट स्टार्ट जो हो गया मेरा डी के लिए वो मेरा 4 निकल कर आ गया, ठीक है। सेम फॉर्मूले से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 15 माइनस 5 ये मेरा 10 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। मैं इसकी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं। और बी के लिए भी लेट स्टार्ट जे माइनस ड्यूरेशन ऑफ आई, तो मतलब 15, ठीक है, 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 ये मेरा 12 निकल कर आ गया, ठीक है। अब आते हैं ए की एक्टिविटी निकालने के लिए। तो ए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है और इसमें हमें आपको मिनिमम का कंसेप्ट भी समझाना है, जैसे हमने इसके लिए बताया था, आपको लेट फिनिश के लिए बताया था, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूं लेट स्टार्ट ऑफ ए, ठीक है। अब देखिए इसका प्रेडिसेसर कोई नहीं होता फर्स्ट एक्टिविटी का, इसके सक्सेसर है हमारे पास बी, सी और डी, मतलब 3 सक्सेसर है मेरे पास। तो फॉर्मूला मेरा वही है, मिनिमम एल एस जे माइनस ड्यूरेशन। अब इसमें देखिए मेरे 3 निकलेंगे विद रेस्पेक्ट टू बी, विद रेस्पेक्ट टू सी और विद रेस्पेक्ट टू डी, ठीक है। तो विद रेस्पेक्ट टू बी निकालता हूं मैं। तो बी निकालने के लिए मुझे क्या करना है, बी का लेट स्टार्ट माइनस ड्यूरेशन ऑफ ए, ये ड्यूरेशन ऑफ ए आएगा। तो 12 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। अगेन मैं निकालूंगा विद रेस्पेक्ट टू सी। तो सी के विद रेस्पेक्ट में निकालने के लिए 10 है मेरा, 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 6। और विद रेस्पेक्ट टू डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको। विद रेस्पेक्ट टू डी निकाला तो इसका जो था लेट स्टार्ट डी का वो मेरा 4 था, तो 4 माइनस ड्यूरेशन इसकी 4 है, तो 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इन तीनों की मैं बात करूं तो इन तीनों का जो मिनिमम आएगा वो मेरा लेट स्टार्ट होगा ए एक्टिविटी का, तो इन तीनों में मिनिमम है 0, ठीक है। तो अगर मैं अपनी नेटवर्क डायग्राम की बात करूं तो ये मेरा 0 आ गया। तो दोस्तों अब देखिए अगर अपना नेटवर्क डायग्राम हम देखें तो अब हमारा नेटवर्क डायग्राम पूरा कंप्लीट हो चुका है। हम लेफ्ट टू राइट चले हैं अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश निकालने के लिए इन फॉरवर्ड पास, और हम राइट टू लेफ्ट चले हैं लेट स्टार्ट एंड लेट फिनिश निकालने के लिए इन बैकवर्ड पास, ठीक है। तो दोस्तों ये जो नेटवर्क डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है, और मैं आशा करता हूं कि आपको ना इस नेटवर्क डायग्राम से अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश, एक्टिविटी, ड्यूरेशन, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर क्या होते हैं, फॉरवर्ड पास एंड बैकवर्ड पास क्या क्या होते हैं, आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम निकालेंगे सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फ्री फ्लोट एंड टोटल फ्लोट एंड क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। तो दोस्तों अब हम आते हैं टोटल फ्लोट कैलकुलेशन पर कि टीएफ या फिर टोटल स्लैक, दोनों एक ही चीज होती हैं, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। टोटल फ्लोट ऑब्लिक टोटल स्लैक, टोटल फ्लोट इक्वल्स टू लेट फिनिश माइनस लेट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी। एल एस माइनस एल एस जो निकलेगा वो हमारा टोटल फ्लोट होगा, या फिर अर्ली फिनिश माइनस अर्ली स्टार्ट, ई एफ माइनस ई एस इक्वल्स टू जो भी निकलेगा हमारा वो भी टोटल फ्लोट ही निकलेगा। जैसे मैं बात करता हूं टोटल फ्लोट जी के लिए, टी एफ जी, देखिए यहां पर एल एफ माइनस एल एस विच इज इक्वल्स टू 22 माइनस 22 विच इज इक्वल्स टू 0। एंड अगर मैं निकालूं अर्ली फिनिश एंड माइनस अर्ली स्टार्ट से, ठीक है, तो ये भी 17 माइनस 17 विच इज इक्वल्स टू 0। तो जो मेरा टोटल फ्लोट निकला जी के लिए वो 0 निकला, ठीक है। अब दोस्तों इसकी कैलकुलेशन भी हम इसमें ही कर लेते हैं, वो ज्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। तो हम एक्टिविटी के ऊपर टोटल फ्लोट को मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहां का जो टोटल फ्लोट है वो मेरा 0 आया, जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी निकालकर, ठीक है। अब मैं आता हूं एफ एक्टिविटी पर, ठीक है। तो एफ एक्टिविटी का टोटल फ्लोट मुझे निकालना है, तो 17 माइनस 17 0, या फिर 11 माइनस 11 इक्वल्स टू 0। अब मैं आता हूं डी पर, तो टी एफ इसका भी अगर मैं निकालूं तो देखिए 11 माइनस 11 0, 4 माइनस 4 0, अगेन 0,
अब मैं आता हूं ई एक्टिविटी पे, ठीक है। ई में थोड़ा सा चेंज आएगा हमारा, तो टी एफ ऑफ ई। तो देखिए यहां पर मुझे क्या करना है, 17 माइनस 11, 17 माइनस 11 6 निकला मेरा, और 15 माइनस 9 भी 6 ही आएगा। तो इसका टी एफ टोटल फ्लोट जो आया मेरा, वो मेरा निकल कर आया 6, ठीक है, ई एक्टिविटी का। अब मैं आता हूं सी पर, तो सी का भी जो टोटल फ्लोट आएगा वो भी थोड़ा अलग आएगा। देखिए 15 माइनस 9 6, 10 माइनस 4 6, तो ये मेरा 6 निकल कर आया। अब मैं आता हूं टोटल फ्लोट ऑफ बी पर, तो 15 माइनस 7 8, 12 माइनस 4 8, तो टी एफ जो मेरा निकल कर आया वो 8 निकल कर आया, ठीक है। और अब मैं आता हूं ए एक्टिविटी पर, तो टी एफ ऑफ ए एक्टिविटी इक्वल्स टू 4 माइनस 4 0 एंड 0 माइनस इज ऑल्सो 0, तो ये मेरा 0 निकल कर आया। तो दोस्तों अब देखिए, अब जो आप सामने देख रहे हैं इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा एक्टिविटी ए बी एफ जी इन सबका जो टोटल फ्लोट है, टी एफ है, वो मेरा 0 निकल कर आया है। और जो मेरी एक्टिविटी बी है, सी है और ई है, वो मेरा टोटल फ्लोट 6 एंड 8 रेस्पेक्टिवली निकल कर आया है। अब दोस्तों देखो, मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि जिस पाथ का, जिस भी एक्टिविटीज का टोटल फ्लोट 0 होता है, उस पाथ की सारी एक्टिविटीज को हम क्रिटिकल एक्टिविटीज बोलते हैं, और जिस पाथ के थ्रू जाती हैं वो उसको क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा होता है क्रिटिकल पाथ। तो अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं, तो इस प्रोजेक्ट का जो क्रिटिकल पाथ है वो ये वाला निकल कर आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सामने देख पा रहे होंगे, ए डी एफ जी इन सबका टोटल फ्लोट 0 है, तो जो मेरा क्रिटिकल पाथ है वो ये निकल कर आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई भी एक्टिविटी को डिले करने की गुंजाइश नहीं है, बहुत ही क्रिटिकल है, ये सारी एक्टिविटीज में क्रिटिकल है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्रिटिकल पाथ, ठीक है। और इस मेथड को बोलते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड। अब मैं बात करता हूं जो जिनका मेरा टोटल फ्लोट 8 6 और 6 आया है, जो कि बी सी और ई है। इसका मतलब क्या है कि मैं जो मेरी बी एक्टिविटी है उसको 8 दिन डिले कर सकता हूं। 8 दिन डिले करने पर भी मुझे प्रोजेक्ट पे कोई मेजर इंपैक्ट नहीं आएगा। मैं सी एक्टिविटी को 9 दिन डिले कर सकता हूं। 9 दिन डिले करने के बाद भी मेरे प्रोजेक्ट पे कोई भी डिले नहीं आएगा, क्योंकि ये क्रिटिकल एक्टिविटी में नहीं आ रहा है, और इट हैज अ टोटल फ्लोट ऑफ 6 डेज, ठीक है। 6 दिन का इसमें टोटल फ्लोट है। सेम गोज विद ई एक्टिविटी। ई को भी अगर मैं 6 दिन डिले कर देता हूं, जो कि मेरा टी एफ 6 निकल कर आ रहा है, तब भी मेरा प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा, वो ऑन टाइम खत्म हो जाएगा। अगर इनमें से कोई भी एक्टिविटी, अगर मेरे फॉर एग्जांपल मैं एफ एक्टिविटी को 1 दिन से डिले करता हूं फॉर एग्जांपल, तो जो मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीशन है वो 22 दिन में नहीं होगा, वो 23 दिन में होगा, क्योंकि मैंने 1 दिन यहां डिले कर दिया उसको। उसकी वजह से मेरे पूरे प्रोजेक्ट पर 1 दिन का इंपैक्ट आ जाएगा, क्योंकि ये जो रास्ता है मेरा ए डी एफ जी, मैं आपको बड़ा क्लियरली लिख के बताता हूं यहां पर, ए डी एफ एंड जी, ये जो मेरा रास्ता है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पाथ ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं अब ये उम्मीद करता हूं आपको टोटल फ्लोट का कंसेप्ट और क्रिटिकल पाथ का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे क्रिटिकल पाथ निकालते हैं और वो होता क्या है, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पर कि हम फ्री फ्लोट कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि फ्री फ्लोट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं या फिर फ्री स्लैक कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का कि फ्री फ्लोट या फ्री स्लैक हम कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फ्री फ्लोट इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ अर्ली स्टार्ट ऑफ सक्सेसर माइनस अर्ली स्टार्ट ऑफ इट्स ओन एक्टिविटी माइनस ड्यूरेशन ऑफ इट्स ओन एक्टिविटी, ठीक है। तो अगर मैं अपने नेटवर्क डायग्राम की बात करूं और आपको बताऊं कि हम अगर इसका अपने नेटवर्क डायग्राम में हमें फ्री फ्लोट निकालना है, ठीक है, तो फ्री फ्लोट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम ए से, हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो अब देखिए इसमें अगर मैं बात करूं ए एक्टिविटी में, तो मिनिमम ऑफ सक्सेस अर्ली स्टार्ट ऑफ सक्सेसर जो कि मेरा 4 है, विद रेस्पेक्ट टू बी निकाल रहा हूं मैं इसको भी, ठीक है। तो ये मेरा 4 हो गया,
माइनस अर्ली स्टार्ट ऑफ इट्स ओन एक्टिविटी, अर्ली स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी 0 है, 0 माइनस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी जो कि 4 है, तो यहां पर 4, तो यहां पर ये मेरा 0 आ गया, 4 माइनस 4 0, ठीक है। अगर आप इसको विद रेस्पेक्ट टू बी, सी या डी निकालेंगे तब भी ये सेम ही आएगा, क्योंकि 4 माइनस 0 माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 4 माइनस 0 माइनस 4 इक्वल्स टू 4। तो मैं यहां नीचे इसमें फ्री फ्लोट मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। तो फ्री फ्लोट मेरा इसका कितना आ गया, 0, ठीक है। अब हम आते हैं, ये फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा और प्रैक्टिकली भी आप करके देखिएगा इसको अपने साथ में, तो आपको थोड़ा ज्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आता हूं फ्री फ्लोट ऑफ बी पर, ठीक है। अब देखिए ये जो मेरा बी एक्टिविटी है, तो इसमें मैं फॉर्मूला लगाता हूं ई एस ऑफ सक्सेसर जो कि मेरा 9 है, ठीक है। 9 माइनस अर्ली स्टार्ट ऑफ इट्स ओन, तो ये मेरा 4 है, ठीक है, बी का, माइनस ड्यूरेशन, तो जैसे आप ड्यूरेशन आप देख रहे हैं तो इसमें 3 ड्यूरेशन है इसका, तो -3, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरा 2 निकल कर आ जाएगा, 9 माइनस 4 माइनस 3, तो ये मेरा 2 निकल कर आ गया। तो मेरे पास जो फ्री फ्लोट है बी के लिए वो मेरे पास 2 है, तो ये मैं यहां नीचे कर रहा हूं, फ्री फ्लोट ऑफ बी इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब मैं अगेन निकालता हूं सी के लिए, तो देखिए सी के लिए भी मेरा जो सक्सेसर है वो 9 है, ई एक्टिविटी है जिसका कि अर्ली स्टार्ट 9 है, ठीक है। तो देखिए 9 माइनस अर्ली स्टार्ट ऑफ सी माइनस ड्यूरेशन, तो 9 माइनस 4 माइनस 5, ये मेरा जो आएगा वो 0 निकल कर आएगा, तो फ्री फ्लोट ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैं अंडरलाइन भी कर देता हूं इसको थोड़ी कंफ्यूजन खत्म करने के लिए। अब इसके बाद मैं आता हूं अपने डी पर, ठीक है। तो अब मुझे डी का निकालना है फ्री फ्लोट, तो अब देखिए सेम फॉर्मूले से मैं निकालूं तो इसका जो सक्सेसर है वो 11 है, मतलब इसका सक्सेसर 5 है जिसका कि अर्ली स्टार्ट 11 है, तो 11 माइनस 4 माइनस 7, तो ये मेरा आ जाएगा फ्री फ्लोट ऑफ डी 0, ठीक है। अब मैं आता हूं फ्री फ्लोट इसके लिए एफ के लिए, तो एफ में भी 17 माइनस 11 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 0, फ्री फ्लोट ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं निकालता हूं फ्री फ्लोट अपना ई एक्टिविटी के लिए, तो फ्री फ्लोट ऑफ ई एक्टिविटी, तो सेम फॉर्मूला अगर पुट करेंगे तो 17 माइनस 9, ठीक है। 17 माइनस 9 मेरा हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, और 8 माइनस 2 तो मेरा 6 आ जाएगा, तो मेरा जो फ्री फ्लोट निकल कर आएगा ई एक्टिविटी का वो मेरा 6 निकला है, 17 माइनस 9 माइनस 2, ठीक है। अब दोस्तों देखिए फ्री फ्लोट ये हमारा निकल कर आ गया। अब मैं आता हूं अपने इसमें लास्ट वाले में, तो लास्ट वाले का भी अगर आप जाएंगे तो वो मेरा फ्री फ्लोट 0 ही आएगा। अच्छा, अगर आप थ्योरेटिकल पार्ट पर जाए मेरे, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा टोटल फ्लोट होता है वो हमेशा ज्यादा होगा या बराबर होगा फ्री फ्लोट के, ठीक है। अगर एक बार टोटल फ्लोट 0 आ गया तो फ्री फ्लोट ऑटोमेटिकली 0 ही आएगा, आप इसको कैलकुलेट भी ना करें तब भी बात एक ही है, ठीक है। आप भूलिएगा मत इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट का क्या लिंक होता है आपस में, ठीक है। तो अब हम निकाल चुके हैं अपना टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट, हर एक्टिविटी का निकाल चुके हैं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि हमारा जो फ्री फ्लोट होता है और टोटल फ्लोट होता है इसमें एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस होता है और इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है। तो मैं आपको लास्ट चीज में ये बता के जा रहा हूं कि टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो टोटल फ्लोट जो होता है, जैसा कि मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में बताया था आपको, टोटल फ्लोट वो होता है कि प्रोजेक्ट के पास टाइम है या नहीं डिले होने के लिए, वो बताता है। और फ्री फ्लोट वो बताता है कि उस एक्टिविटी के पास इतना टाइम है डिले होने के लिए जिससे कि उसकी अगली एक्टिविटी डिले नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसा मेरा क्रिटिकल पाथ था तो टोटल फ्लोट यहां पर 8 निकल कर आया था, तो अगर मैं इसको पूरे प्रोजेक्ट को 8 दिन से डिले कर देता हूं, सॉरी, अगर इस एक्टिविटी को मैं 8 दिन से डिले कर देता हूं
तो मेरी ओवरऑल प्रोजेक्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, यही फ्री फ्लोट मेरा बताता है कि मैं उस एक्टिविटी को कितने दिन से डिले कर सकता हूं, जिससे कि उसका जो अगला टास्क होगा, उसका नेक्स्ट जो टास्क होगा, जैसे बी का अगला टास्क ई है सॉरी, ठीक है, तो अगले टास्क को मैं कितने दिन से डिले मैं उस टास्क को कितने दिन से डिले कर सकता हूं, जिससे कि उसका अगले टास्क पर उसका इंपैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो जो फ्री फ्लोट है वो टास्क टू टास्क चलता है, और जो टोटल फ्लोट होता है वो हमारे प्रोजेक्ट वाइज चलता है कि प्रोजेक्ट के पास कितना टाइम है डिले होने के लिए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं, और आज के इस वीडियो में हमने अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश, एक्टिविटी, ड्यूरेशन, फ्री फ्लोट, टोटल फ्लोट एंड क्रिटिकल पार्ट मेथड के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा। और मैं उम्मीद यही करता हूं कि इस टॉपिक से आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके बाद भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरी मेल आईडी भी बड़ी हुई है, वहां पर भी मेरे को मेल करके कुछ भी आपके इश्यूज, क्वेरीज, कुछ और नॉलेज चाहिए, आप मुझे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।